गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी एसआरए की जो लेक्चर सीरीज है उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा सेक्शन 1 जो है वो कवर हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और कल से हमारा जो होगा मेन जो टॉपिक आता है, जो पहली रिलीफ आती है 5, 6, 7 वाली, वो कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 बात करता है सेविंग क्लॉज के बारे में। देखो, except as otherwise provided therein, nothing in this act shall deemed to affect this and this। ठीक है, देखो except as otherwise provided यानी कि अगर कोई बाई चांस कोई लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि नहीं नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिलीफ नहीं देंगे, ये रिलीफ नहीं देंगे, तो बात अलग है। लेकिन जनरल लॉ तो यही कहता है कि अगर ये दो रिलीफ, ये दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, ये दो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो एसआरए बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सेव्ड हो चुके हैं। जो चीज सेव्ड हो चुकी होती है उसको उस लॉ की कोई भी प्रोविजन अफेक्ट नहीं करती, वो एप्लीकेबल रहती है। ठीक है, एग्जांपल, एक लॉ ये है, एक लॉ ये है। लॉ 2 कहता है कि लॉ 1 के कुछ 4 प्रोविजंस हम सेव कर रहे हैं। तो अगर मान लो लॉ 2 और इन 4 प्रोविजंस में क्लैश हो जाता है तो क्या प्रिवेल करेगा? ये प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये सेव्ड करा हुआ लॉ ने। ठीक है, ये एप्लीकेबल कर रखा लॉ ने। समझ आ गया? चलो अब देखते हैं क्या है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन, यानी कि अगर कोई पर्सन के पास कोई राइट टू रिलीफ है, कोई राइट टू रिलीफ है, तो ये एक्ट उस राइट टू रिलीफ को डिप्राइव नहीं करेगा, उसको आने देगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अलाउ करेगा। ठीक है, तो डिप्राइव एनी पर्सन एनी राइट टू रिलीफ अदर देन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पर्सन को कोई राइट टू रिलीफ देता है तो एसआरए जो है उस राइट टू रिलीफ को अफेक्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अलाउ करेगा। बट यहां पर देखो क्या पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि बी क्या तुम मेरा घर का नक्शा बनाओगे? ए ने कहा क्या तुम मेरे घर का नक्शा बनाओगे? बी ने कहा ठीक है मैं बना दूंगा। अब मान लो बी जो है अपनी बात से मुकर जाता है, बी नहीं करता, तो ए गया कोर्ट में, ए ने फाइल करा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट कि सर प्लीज बी को बोलिए कि मेरा ये घर का नक्शा बनाए। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर कोई भी डैमेज होता है पार्टीज को तो पार्टीज कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। तो पर्सन के पास क्या राइट है? राइट टू क्लेम कंपनसेशन, और उसने सूट फाइल करा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो अगर ऐसा उसने करा है तो वो दोनों चीजें मांग सकता है। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कह सकता है, वो बी को बोल सकता है कि इसको बोलो घर बनाए मेरा, और इसकी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन भी ये पे करे। तो आपने दो राइट मांग ली। एक तो मांग लिया आपने रिलीफ किस चीज का? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। दूसरा रिलीफ क्या मांगा आपने? कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो वो दो रिलीफ आप मांग सकते हो। अच्छा, अब एक और बात आती है कि ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि मान लो आपके पास 3 रिलीफ थी, एक थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, एक थी कंपनसेशन की, या एग्जांपल कोई XYZ इंजंक्शन मान लो, कुछ भी रिलीफ मांग लो। आपने क्या करा? एक रिलीफ मांग ली, दो रिलीफ नहीं मांगी। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि जब भी आप सूट फाइल करते हो ना, तो सूट फाइल करते टाइम जब आप प्लेन फाइल करते हो जिसके अंदर अपने सारी बातें लिखते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, तो उसके अंदर आप ना रिलीफ लिखते हो। तो रिलीफ लॉ कहता है कि अगर आपने कोई रिलीफ ओमिट कर दी, अगर आपने वो रिलीफ नहीं मांगी, तो फिर आप दोबारा उसको मांगने के लिए सूट नहीं फाइल कर सकते। यू आर बार्ड फ्रॉम फाइलिंग सच रिलीफ इन अ फ्रेश सूट। ठीक है, लेकिन रिलीफ जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी मेन रिलीफ और दूसरी रिलीफ होती है जनरल रिलीफ। मेन रिलीफ तो आपको मांगनी पड़ती है कोर्ट से। जनरल रिलीफ ऐसी होती है कि लॉ जो है अलाउ कर देता है, यानी कि कोर्ट जो है अलाउ कर देता है, भले ही आपने मांगा हो या ना मांगा हो, कोर्ट आपको दे देता है। तो इसीलिए ना प्रेयर में आप लिखते हो एनी अदर रिलीफ द कोर्ट में डीम्स फिट नेसेसरी इन द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये लिखते हो आप। तो मुझे सवाल ये आया कि मान लो आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात रखी कोर्ट के आगे, आपने बोला कि सर प्लीज बी को बोलिए कि ये मेरा नक्शा घर का बनाए, और आपने कंपनसेशन की रिलीफ नहीं मांगी। लेकिन अभी तो एसआरए हमने पढ़ा नहीं। मान लो एसआरए एंड में कहता हो, एसआरए लास्ट में कहीं कुछ प्रोविजंस होंगी, वहां पे कहता हो कि तुम कंपनसेशन की रिलीफ मांगो या ना मांगो, बाद में मान लो तुमने प्लेंट में नहीं लिखा कि मुझे कंपनसेशन भी चाहिए, लेकिन फिर भी कोर्ट आपको अलाउ कर सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोर्ट अलाउ कर रहा है बिना मांगे, हम कोर्ट में अभी मांग के नहीं आए, हमने प्लेंट में नहीं लिखा, लेकिन कोर्ट फिर भी अलाउ कर रहा है कि ठीक है हम तुमको कंपनसेशन भी देंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो राइट टू कंपनसेशन वो जनरल रिलीफ हो गया हमारा, क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं प्लेंट के अंदर, लेकिन फिर भी कोर्ट अलाउ कर रहा है, तो वो क्या हो गया, जनरल रिलीफ हो गया ऐसे केस के अंदर। ठीक है, तो अगर अभी अभी जब प्रोविजन पढ़ेंगे ना तब पता लगेगा इसके बारे में कि मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की सूट के लिए रिलीफ मांगी है और मैंने कंपनसेशन की रिलीफ नहीं मांगी, प्लेंट में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो उसका क्या मतलब, वो जनरल रिलीफ हो गई जब भी कोर्ट अलाउ कर रहा है। और अगर लॉ कहता हो कि नहीं तुमको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, तो फिर ये क्या हो गया, ये मेन रिलीफ हो गई। अगर मैंने लॉ कहता है कि तुमको लिखना ही पड़ेगा और मैंने ना लिखा तो तुमको नहीं मिलेगी, तो फिर ये क्या हो गया, मेन रिलीफ हो गया। लेकिन लॉ कहता है कि अगर कोई बात नहीं, तुमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांगी है, तुम कंपनसेशन भी मांग सकते हो, कंपनसेशन कोर्ट दे सकता है, तो फिर ये क्या हो गया, जनरल रिलीफ हो गया। समझ आ गया? तो आप ना लॉ के प्रोविजन से देख सकते हो कि ये जनरल रिलीफ है या ये मेन रिलीफ है। ठीक है, अगर लॉ कहता है कि कोई बात नहीं कोर्ट अलाउ कर देगा तुमको रिलीफ देने के लिए, तो फिर वो जनरल रिलीफ है। लेकिन अगर लॉ कहता है कि नहीं तुमको एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा प्लेंट के अंदर, तो वो क्या है, वो मेन रिलीफ है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं। नथिंग शैल डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो कहता है कि कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। जैसे मान लो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से ऊपर की है, उसको अगर आप कैसे भी ट्रांसफर करते हो, चाहे सेल के जरिए, चाहे एक्सचेंज के जरिए, चाहे गिफ्ट के जरिए, उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो सेक्शन 17 के अंदर ना ये बातें लिखी हुई हैं। सेक्शन 17 के अंदर लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर दोज डॉक्यूमेंट्स विच दिस एक्ट वांट्स टू। लेकिन सेक्शन 49 के अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक प्रोवाइजो आता है। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं। देखो, as per section 17 of registration act, it is mandatory to register those documents which this act wants to, and if you do not register it, then the document will neither transfer any interest nor be received as evidence for any right in such property। तो अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करा तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और ना ही वो सेल डीड, एक्सचेंज डीड, मॉर्गेज डीड, गिफ्ट डीड, जो भी आपने डीड बनाई है ना, उसको आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन एसआरए कहता है कि सेक्शन 49 के जब प्रोवाइजो में हम जाते हैं ना, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर मान लो जो आपने वो डीड बनाई थी उसको अगर आप एविडेंस की तरह यूज करना चाहते हो, किस केस में, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में, तो उस केस के अंदर ये डीड भले ही रजिस्टर हो या ना हो, ये एविडेंस की तरह यूज की जा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि क्या बी तुम मुझे अपना घर बेचोगे, बी ने कहा हाँ बेचेंगे, तो ए और बी ने मिलकर सेल डीड बना दी। अब सेल डीड तो बना ली उन्होंने, लेकिन बी ने उस डीड को एग्जीक्यूट करा ही नहीं, बी ने ट्रांसफर करा ही नहीं अपना घर, तो ए चला गया हमारा कोर्ट के अंदर, बोलता है कि सर प्लीज बी को बोलो कि ये अपना घर मुझे ट्रांसफर कर दे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बात रखी उसने। बी कहता है कि मेरी डीड तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको आप कैसे एविडेंस की तरह यूज कर सकते हो? तो लॉ ने कहा कि भाई साहब सेक्शन 49 का प्रोवाइजो पढ़ लो, वहां लिखा हुआ है कि भले ही अनरजिस्टर्ड डीड हो, लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एविडेंस के तौर पे देना चाहते हो तो वहां पर वो एविडेंस की तरह यूज की जा सकती है। एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए करी जा सकती है और दूसरा कोलेटरल ट्रांजैक्शन के लिए करी जा सकती है। कोई भी डीड के अलावा जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती हैं, जो उसके साथ जुड़ी होती हैं, उनके लिए आप एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कहा गया बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शंस इवन दैट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी रिसीव्ड एज एविडेंस। द रीजन हियर इज दैट, अब रीजन क्या है, क्योंकि जब भी हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री देते हैं ना, उसके अंदर हम कोई नई राइट क्रिएट नहीं कर रहे, उसके अंदर तो यही बोल रहे हैं ना कि बी अपना घर बेचो, इसको बी अपनी डीड एग्जीक्यूट करोगे तो रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगी एंड के अंदर। ए ने कहा बी से कि तुम मुझे अपना घर बेचो, ए और बी ने सेल डीड बना ली। अब सेल डीड को हम एविडेंस के तौर पे देने के लिए गए कोर्ट के अंदर, और यही तो बोला हमने कि सर प्लीज बी को अलाउ करो, बी को बोलो, बी को कंपेल करो कि वो अपना घर बेचे। तो बी बेचेगा घर, जब वो बेच रहा होगा घर तो वो जरूरी है ना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तो कोई
नई राइट तो क्रिएट थोड़ी हो रही है, यहां तो सिर्फ हम पार्टीज को बाइंड कर रहे हैं कि तुम अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करो, कोई नई राइट क्रिएट नहीं कर रहे। इसीलिए यहां पर जो वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है एज एन एविडेंस यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 3 पूरा का पूरा। अब बात करते हैं हम अपना सेक्शन नंबर 2 के बारे में। देखो सेक्शन नंबर 2 में पहला आता है इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है। अब ऑब्लिगेशन जब आप कहीं सेक्शन में देखोगे वर्ड लिखा हुआ तो मीनिंग तो सेम ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर सेक्शन का जो कंटेक्स्ट है वो बोलता है कि नहीं नहीं ये वाला मीनिंग नहीं चलेगा ऑब्लिगेशन का, तो फिर ये वाले मीनिंग को हम काट देंगे और सेक्शन वाला मीनिंग जो होगा वो चलाएंगे। अगर डेफिनेशन और सेक्शंस के बीच में कहीं क्लैश आता है तो सेक्शन प्रिवेल करते हैं। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का बेसिकली प्रोविजन है कि अगर डेफिनेशन और सेक्शंस के अंदर क्लैश आए तो कौन प्रिवेल करेगा, सेक्शन प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो अनलेस द कंटेक्स्ट किसका, जो सेक्शंस का, वो अदरवाइज रिक्वायर करता है तो ये डेफिनेशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन जहां वर्ड लिखा होगा तो उसको हम मान के चलेंगे यही मीनिंग है, लेकिन अगर सेक्शन कहते हैं कि कुछ और मीनिंग है तो फिर कुछ और मीनिंग है। ठीक है, ओके। देखो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो भैया जितनी भी लीगल ड्यूटीज होती है ना, जिसके अंदर पार्टी बाउंड होती है कुछ करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेशन। तो क्या मॉरल ड्यूटी के अंदर हम बाउंड होते हैं? नहीं, मॉरल ड्यूटी के अंदर तो बाउंड नहीं होते। अब जैसे एग्जांपल एक वो है बीच है, बीच के ऊपर जो है लाइफ सेवर वाले बैठे हुए हैं, तो कोई डूब रहा है तो लाइफ सेवर वाले क्या करेंगे, उसको रेस्क्यू करेंगे, उनकी ड्यूटी है। तो लीगल ड्यूटी है ये वाली, जब लीगल ड्यूटी है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्लिगेशन कहेंगे। तो ऐसे ही सिविल केस के अंदर अगर कोई पार्टी लीगली बाउंड है कुछ करने के लिए तो उसकी वो लीगल ड्यूटी होगी, अगर वो लीगल ड्यूटी है तो वो ऑब्लिगेशन होगी। ओके, चलो अब बात करते हैं सेटलमेंट के बारे में। देखो सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो यही जो इंस्ट्रूमेंट जो यहां पे लिखा हुआ है, देखो इंस्ट्रूमेंट मींस एनीथिंग अदर देन अ विल और कोडोसिल। अदर देन अ विल ये बात ना टीपीए में भी लिखी हुई है। टीपीए में जब आप इंस्ट्रूमेंट में जाओगे ना डेफिनेशन के अंदर, इंस्ट्रूमेंट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट मींस ओनली नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट। टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सिर्फ विल होती है जो कि मरने के बाद बनाई जाती है, लिविंग पर्संस के बीच में नहीं बनाई जाती, वो मरने के बाद बनाई जाती है। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो मरने के बाद बनाया जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाया जा रहा। एसआरए में भी और टीपीए में भी, टीपीए में भी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड विल एंड एसआरए में भी इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड विल। ठीक है, तो सेटलमेंट मींस एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डेस्टिनेशन और द डिवोल्यूशन of successive interest in a movable property or immovable property is disposed of or is agreed to disposed of। देखो पहली बात तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये दोनों कवर करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी। अब डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, भैया ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ए ने प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर दी, ए ने बी सी डी तीनों को कर दी, तो ए की जो प्रॉपर्टी है उसकी डेस्टिनेशन कहां पे जा रही है, बी पे जा रही है, सी पे जा रही है, डी पे जा रही है। ओके, अच्छा अब डिवोल्यूशन ना मरने के बाद होता है कि बोला ए ने बोला कि मैं प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा हूं और बी के मरने के बाद सी को कर रहा हूं और सी के मरने के बाद डी को कर रहा हूं, तो यहां से प्रॉपर्टी डिवॉल्यूट हो रही है, यहां से प्रॉपर्टी डिवॉल्यूट हो रही है। और डेस्टिनेशन क्या थी, ए ने प्रॉपर्टी बी को, सी को, डी को और या फिर किसी को भी ट्रांसफर कर दी तो डेस्टिनी होगी उसकी। ठीक है, डिवॉल्यूशन कब होता है, मरने के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे जो सेटलमेंट हो रही है वो तो लिविंग हो रही है ना। ए और बी जिंदा है, ए ने कहा कि ए ने कहा बी को कि बी तुम प्रॉपर्टी रखो, तुम्हारे मरने के बाद प्रॉपर्टी सी को जाएगी। एग्रीमेंट और जो सेटलमेंट है वो तो अभी लिविंग पर्सन के बीच में हो रही है ना, समझ आ गया ये पॉइंट। अगर ए बोलता है कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी मैं बी को देना चाहूंगा, तो क्या वो सेटलमेंट हुआ? नहीं, वो तो विल हो गई ना। ए ने बोला कि मैं अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी बी को दूंगा, तो वो क्या हो गई, वो विल हो गई, वो सेटलमेंट नहीं होगी। ए ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं बी को और बी के मरने के बाद सी को करूंगा, तो ये हो गया डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम बी टू सी। समझ आ गया? तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में डेस्टिनेशन या डिवॉल्यूशन किया जा सकता है। अच्छा, इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्री टू डिस्पोज्ड ऑफ, इसका क्या मतलब होता है कि हमने अभी डिस्पोज ऑफ कर दी, ए ने अभी दे दी बी को, और एग्री डिस्पोज ऑफ मतलब ए और बी ने एग्रीमेंट बना लिया, ए और बी ने सेटलमेंट कर लिया
कि प्रॉपर्टी जो है तुमको मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद दे दूंगा, मतलब जो प्रॉपर्टी जो है वो कन्वे कर दूंगा तुमको, ट्रांसफर अभी कर रहा हूं, कन्वे तुमको बाद में कर दूंगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे एग्री टू डिस्पोज ऑफ एट अ फ्यूचर डेट। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं विल और कोडोसिल का मतलब क्या होता है। विल होता है वसीयत किसी के नाम पर। अब मान लो वसीयत के अंदर ना कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ एक्सप्लेनेशन करनी है, कुछ कोई एडिशन पॉइंट्स डालने हैं, तो वो जो एडिशन पॉइंट डालते हो ना आप, जो एक्सप्लेनेशन करते हो आप उस विल के अंदर, उसे कहते हैं हम कोडोसिल। ठीक है, अमेंडमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस इन एडिशन टू इन अ विल आर कॉल्ड एज कोडोसिल। Will and codicil are made after the death of the parties, while settlement is done at the time when the parties are living. तो settlement में क्या फर्क हुआ और will में क्या फर्क हुआ कि settlement जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर जो आप इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो ना, वो लिविंग पर्सन के बीच में बन रहा है, और will जो होती है वो जब पार्टी मर जाती है उसके बाद वो एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है। अब आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मीनिंग सिंपल है, देखो ट्रस्ट का आपको कुछ याद नहीं करना। ट्रस्ट का मीनिंग कहां डिफाइंड है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में डिफाइंड है। सिंपल है, देखो ए ने प्रॉपर्टी जो है बी को दी, बोला बी तुम इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आता है वो मेरे बच्चों के ऊपर लगाओगे। तो ए हो गया प्रॉपर्टी का ऑथर, बी हो गया प्रॉपर्टी का ट्रस्टी, और सी हो गया प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी जो कि बेनिफिट ले रहा है। सिंपल, ए ऑथर बी ट्रस्टी, जो मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को ए की और बेनिफिट के लिए करेगा सी के, और सी क्या हो गया? बेनिफिशियरी। ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। तो भले ही आपने एक्सप्रेसली कहा हो कि तुम ट्रस्टी हो, एक्सप्रेसली ना कहा हो तुम ट्रस्टी हो, फिर भी अगर वो बंदा, हम उसकी जो कंडक्ट है वो ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी को किसी पर्सन के लिए, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए रन कर रहा है, तो उसे हम ट्रस्टी कहेंगे। ए ने अगर बी को ऑब्लिगेशन दिया कि तुम इस प्रॉपर्टी का जो भी बेनिफिट होता है वो सी को दोगे। अब बी को नाम नहीं दिया कोई ट्रस्टी का, लेकिन बी जो है इसको ट्रस्ट की तरह ट्रीट कर रहा है ना प्रॉपर्टी को, तो ये ट्रस्टी कहलाया जाएगा। ठीक है, ट्रस्टी इंक्लूड्स every person that is holding the property in trust. Are you holding the property in trust? Yes sir, then you are trustee. बस बात खत्म। ओके, अच्छा अब बात करते हैं, is the SRA a complete code? No, because it takes some words and expressions that are not defined here, but they are defined in Indian Contract Act. Therefore, it is complementary to Indian Contract Act. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन उठाता है ये, तो इट इज नॉट अ कंप्लीट कोड। ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी डेफिनेशंस है उनका सेम मीनिंग यूज किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। ओके, चल अब आता है सेक्शन नंबर 4, मेंस का क्वेश्चन है ये, स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट पीनल लॉस। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रखा है बेसिकली, आपको अभी मेन बात बताऊं कि एसआरए जो है वो प्योरली क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता सिर्फ। ठीक है, एसआरए प्योरली क्रिमिनल मैटर पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर कोई सिविल मैटर है उसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो क्रिमिनल नेचर का है, तो वो प्योरली क्रिमिनल तो नहीं हुआ, वो प्योरली सिविल भी नहीं हुआ। तो ऐसा कोई केस आता है तो एसआरए गवर्न कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ प्योरली क्रिमिनल लॉ को गवर्न नहीं करेगा, प्योरली सिविल लॉ को कर लेगा, मिक्स को कर लेगा, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों को कर लेगा, लेकिन प्योरली क्रिमिनल को नहीं गवर्न करेगा। देख लो, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इज दैट द इन्फोर्समेंट ऑफ अ पीनल लॉ शुड नॉट बी द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, द रियल ऑब्जेक्ट बीइंग द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ऑफ अ सूटर और प्रिवेंशन ऑफ अ सिविल रॉन्ग टू हिम, सिविल रॉन्ग, वेयर हाउएवर द एनफोर्समेंट ऑफ अ पीनल लॉ इज मेयरली ancillary or incidental to the grant of specific relief, then the court will not refuse it. तो अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट आता है जहां पर सिविल भी मिक्स है क्रिमिनल भी मिक्स है, तो प्योरली क्रिमिनल तो नहीं हुआ ना, कोई चक्कर नहीं है, बस प्योरली क्रिमिनल ना हो तो हम उसको गवर्न कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ए थ्रेट करता है बी को कि मैं तेरी जो स्टेटमेंट्स है ना वो पब्लिश कर दूंगा डिफेमेशन के लिए, ठीक है, विच वुड बी पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी, डिफेमेशन है, बट द कोर्ट में ग्रांट एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द पब्लिकेशन इवन दो इट मे बी शोन नॉट टू इंजूरियस टू बीस प्रॉपर्टी। तो लेकिन कोर्ट इंजंक्शन तो ग्रांट कर सकता है ना कि सर इसको बोलो कि ऐसी कोई पब्लिकेशन ना करे, तो वो थोड़ा सा सिविल भी हो गया, थोड़ा सा क्रिमिनल भी हो गया, तो एसआरए उससे गवर्न कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
The principle is that the SRA has not been framed merely for the purpose of providing a better remedy in case of criminal offense, but a court lends its jurisdiction on the ground of injury to property. अगर प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है उससे, तो बेसिकली मामला तो सिविल का था, थोड़ा बहुत क्रिमिनल हो गया है, मेनली मामला सिविल का था, बीच में सिविल, मेनली मामला क्रिमिनल का था, लेकिन उसके अंदर सिविल राइट्स ऐड हो गई हैं तो भी हो जाएगा। मेन मामला क्रिमिनल है, उसके अंदर कुछ पोर्शन सिविल का आ गया तो भी गवर्न कर लेगा। मेन मामला सिविल का है, कुछ पोर्शन क्रिमिनल का आ गया तो भी गवर्न कर लेगा। बस प्योरली क्रिमिनल नहीं कर सकता, प्योरली सिविल कर लेगा, सिर्फ प्योरली क्रिमिनल नहीं कर सकता। समझ आ गया? तो ये था हमारा टॉपिक आज का एसआरए का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो प्लीज मेक श्योर आप अपना डाउट जरूर से जल्द क्लियर करें, क्योंकि आगे के जो सेक्शंस है ना वो थोड़े से मुश्किल होते जाएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।